हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विशाल एग्री गुरु। विशाल गुरु एग्री गुरु में आपका स्वागत है। आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर का सेकंड पार्ट देखेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे सिलेक्शन ऑफ साइट, फेंसिंग एंड विंड ब्रेक्स के बारे में। मतलब हम एक बाग को लगाते समय, चूँकि ये लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बाग को लगाते समय उसकी सिलेक्शन ऑफ साइट यानी साइट का सिलेक्शन करने के लिए, जगह का चुनाव करने के लिए हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, उसकी फेंसिंग कैसे करेंगे और विंड ब्रेक्स के बारे में जानेंगे। विंड ब्रेक्स जो कि हवाओं के प्रेशर को रोकते हैं, उन्हें ही विंड ब्रेक्स कहते हैं। अगर तेज़ी से हवा चलेगी तो हमारी फसलों का जो फ्रूट होगा वो फ्रूट ड्रॉप हो जाएगा, गिर जाएगा, इसलिए उससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले साइट का हम साइट को देखते समय हम किन बातों का ध्यान रखेंगे। साइट रिफर्स टू टोपोग्राफी, उसकी टोपोग्राफी कैसी है, एलिवेशन उसका ढाल कैसा है, नियरनेस टू द सोर्स ऑफ वाटर एंड सच अदर फैक्टर्स, मतलब पानी की उपलब्धता कैसी है, विच हैव समथिंग टू डू विद द लाइफ ऑफ द ट्री टू बी प्लांटेड। लोकेशन, अब लोकेशन को जानते हैं, लोकेशन कहाँ होना चाहिए। जियोग्राफिकल पोजीशन ऑफ द प्लेस वेयर एन ऑर्चर्ड इज टू बी लोकेटेड जनरली इन रिलेशन टू ए सिटी, मतलब वो सिटी के नज़दीक होना चाहिए, टाउन के नज़दीक हो, वहाँ पर रोड की उपलब्धता हो, और सम अदर कन्वीनियंट पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन, मतलब ऐसी जगह का चुनाव करना चाहिए, ऐसे लोकेशन का चुनाव करना चाहिए जो कि सिटी के नज़दीक हो, वहाँ पर रोड की उपलब्धता हो, ये सब आसानी से मिल सकें। डज नॉट इन्फ्लुएंस the behavior of the tree in any ways but has certain other economic advantage। अगर आप ऐसी जगह का चुनाव करते हैं तो आपको इसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। सिलेक्शन ऑफ लोकेशन डिपेंड ऑन, मतलब जो हमारा लोकेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। क्लाइमेट ऑफ द रीजन, मतलब जहाँ हम पौधा लगा रहे हैं उसका क्लाइमेट कैसा है। क्लाइमेट के अंतर्गत हम देखेंगे वहाँ पर उसका टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, रेनफॉल कितनी होती है, विंड कितनी तेज़ चलती है, हेल गिरता है कि नहीं। हेल का मतलब हो गया बर्फ़ के टुकड़े गिरते हैं कि नहीं गिरते हैं, अगर गिरते हैं तो पौधा को ज़्यादा नुकसान पड़ेगा। सेकंड है डिस्टेंस फ्रॉम फ्रूट मार्केट, जो जहाँ पर हम जिस जगह का चुनाव कर रहे हैं वहाँ से फ्रूट का मार्केट कितनी दूरी पर है। अगला है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है कि नहीं है। अगला है कोऑपरेटिव सोसाइटी है कि नहीं है। वाई सिलेक्शन ऑफ साइट एंड लोकेशन इज इम्पॉर्टेंट, मतलब साइट और लोकेशन का चुनाव करना क्यों आवश्यक है, आइए जानते हैं इसके बारे में। मोस्ट ऑफ द फ्रूट आर पेरिसेबल, कई सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो कि पेरिसेबल इन नेचर के होते हैं, यानी जल्दी खराब होने वाले होते हैं। दे आर क्विक ट्रांसपोर्ट टू द कंज्यूमर मार्केट, इसलिए उनको जल्दी से ट्रांसपोर्ट करने की आवश्यकता होगी, कंज्यूमर मार्केट तक पहुंचाने की जल्दी आवश्यकता होगी, नहीं तो वो खराब हो जाएंगे तो हमें कोई पैसा नहीं मिलेगा। अगला है सिलेक्शन लोकेशन शुड बी नियर ए मार्केट, जब मार्केट नियर में होगा तभी हमारी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी हो पाएगी, मतलब हम जल्दी से उसको पहुंचा पाएंगे। शुड बी कनेक्टेड बाय ए गुड रोड और रेल, या तो वो रोड से कनेक्टेड हो या तो रेल से कनेक्टेड हो। एडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटी, वहाँ पर इरिगेशन की अच्छी फैसिलिटी हो। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लाइकली टू गो अप, अब अगर आपका इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी नहीं है तो आपको फ्रूट को ग्रो करने में बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट आएगी। अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर,
वहाँ पर लेबर जो हों वो सस्ते मिलते हों। अब इससे क्या फ़ायदा होगा? टू कीप डाउन द प्रोडक्शन कास्ट, इससे हमारा जो प्रोडक्शन कास्ट होगा वो कम होगा। अगला है सिलेक्शन ए साइट क्लोज टू एस्टेब्लिश्ड सक्सेसफुल एंड हेल्दी ऑर्चर्ड फॉर कोऑपरेटिव मार्केटिंग ऑफ द प्रोड्यूस। अगला है फॉर इफेक्टिव सुपरविजन ऑफ द ऑर्चर्ड ओनर शुड हैव हिज ओन ऑन आर नियर हिज ऑर्चर्ड। मतलब जो भी आपका ऑर्चर्ड का ओनर हो उसके घर के अगर नियर अबाउट होगा तो उसको सुपरविजन करने में, ऑर्चर्ड को सुपरविजन करने में, उसको देखभाल करने में आसानी होगी। Hence, while selecting site and location for orchard establishment, proper emphasis should be given to factors like, मतलब जब हम एक जगह का चुनाव करें किसी ऑर्चर्ड को इस्टेब्लिश करने के लिए, चूंकि ये लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है, तो हम किन किन बातों पर ज़्यादा ध्यान रखेंगे। सबसे पहला हमारा है क्लाइमेट वहाँ का कैसा है, सेकंड नंबर सॉयल, मार्केट एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेंड लेबर, वहाँ पर अच्छे लेबर, स्किल्ड लेबर की उपलब्धता होनी चाहिए, अदर इनपुट्स लाइक फर्टिलाइजर की उपलब्धता हो, इंसेक्टिसाइड्स की उपलब्धता हो, पेस्टिसाइड की उपलब्धता हो इत्यादि। While establishing an orchard, two alternatives. Choose the locality and site of his orchard to suit the fruits he wishes to grow. मतलब जिस जगह का हम चुनाव करें वहाँ पर जो फ्रूट हम उगाना चाहते हैं उसके लिए वो जगह सुटेबल होनी चाहिए, तब जाके हमारा फ्रूट और प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाएगा। अगला हमारा है चूज द टाइप एंड वेरिएबिलिटी ऑफ फ्रूट्स सूटेड फॉर हिज लैंड। वहाँ की जो लैंड है और जो क्लाइमेट है वो उस फ्रूट को सूट करना चाहिए, तभी हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो हो पाएगा। फैक्टर्स टू कीप इन माइंड व्हेन सेलेक्टिंग ए साइट फॉर एन ऑर्चर्ड, मतलब हम किन बातों का ध्यान रखेंगे जब हम किसी साइट का चुनाव करें। अब तक तो हमने एरिया का चुनाव किया, अब हम साइट वो कैसी होनी चाहिए, वहाँ का एलिवेशन, मतलब वहाँ पर बहुत ही कम ढाल हो, जेंटली स्लोपिंग थोड़ा सा कम हो, नहीं तो वहाँ पर पानी बार बार जहाँ ज़्यादा वो रहेगा वहाँ पर पानी ज़्यादा लगेगा, जहाँ ऊंचा रहेगा वहाँ पर पानी लगेगा ही नहीं। वेल ड्रेन्ड, वहाँ पर ड्रेनिंग की अच्छी सुविधा हो, विदाउट लो स्पॉट्स और फ्रॉस्ट पॉकेट्स, वहाँ पर आपके जो फ्रॉस्ट वगैरह ना पड़ते हों। द आइडियल साइट इज रोलिंग ऑन आर एलिवेटेड लैंड सो दैट कोल्ड एयर कैन ड्रेन ड्यूरिंग स्प्रिंग फ्रॉस्ट। ए जेंटल स्लोप इज मोस्ट डिजायरेबल, थोड़ा सा स्लोप रहेगा तो चलेगा, चूँकि मान लीजिए हमें कोई पानी निकालना हुआ तो जिधर की तरफ स्लोप रहेगा उधर से पानी हमारा निकल जाएगा आसानी से। स्लोप ग्रेडियंट, वाइल अपहिल आर रोलिंग लैंड is the most desirable, the degree of slope can also limit its suitability. कितना हमारा स्लोप हो तो अच्छा माना जाता है। The ideal site has 4 to 8% स्लोप, आइडियल स्लोप जो होता है उसको 4 से 8 होना चाहिए। It may be difficult to operate machinery on slope of more than 10%. जब हमारा स्लोप 10% से अधिक हो जाएगा तो वहाँ पर मशीनरी को चलाने में बड़ी ही दिक्कत होगी। स्टीप स्लोप में ऑर्चर्ड एक्टिविटी मोर डिफिकल्ट एंड आर ससेप्टेबल टू सॉइल इरोजन। जब बहुत ही एकाएक स्लोप होगा तो वहाँ से हमारा सॉइल इरोजन होने की ज़्यादा संभावना होती है। स्लोप एक्सपोजर, इट इज कंसिडर्ड फॉर इट्स इफेक्ट ऑन फ्रूट ट्री एज दे कम out of dormancy. A southern fencing slope warm up faster. Crops get earlier start, flower earlier. Late spring frost may damage. Northern fencing slope warm up slower tends to result in delayed bud development in the springs. Eastern fencing slope are intermediate.
जब ईस्टर्न की तरफ जो फेंसिंग स्लोप होगा तो वो ठीक अच्छा रहता है। विंड एक्सपोजर स्लोप कैन कॉज स्प्रेइंग प्रॉब्लम ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन। ये देखिए फ्रेंड्स, फिर यहाँ से ऐसे हवा जा रही है इधर की तरफ, विंडी साइड शुड बी एवॉइडेड बिकॉज जिधर की तरफ हवा बहुत ही तेजी से बह रही हो वहां पर उसको हम एवॉइड करते हैं। अब क्यों करते हैं आइए जानते हैं। स्ट्रांग विंड्स कैन रिड्यूस द ग्रोथ रेट ऑफ ट्री। जब तेज से हवा बहेगी तो वहां पे जो ट्री का ग्रोथ होगा वो कम हो जाएगा। इंक्रीज फ्रूट ब्लूसिंग एंड फ्रूट ड्रॉप एट हार्वेस्ट। कटाई से पहले ही फ्रूट ड्रॉप होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। रिड्यूस बी एक्टिविटी ड्यूरिंग पॉलिनेशन। अब जब भैया खूब तेज से हवा बहेगी तो वहाँ पर कैसे मधुमक्खियाँ उड़ पाएंगी, नहीं उड़ पाएंगी तो पॉलिनेशन में दिक्कत होगी। एंड मेक इफेक्टिव स्प्रेइंग मोर डिफिकल्ट। अब हमें कोई किसी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का छिड़काव करना है, तेज से हवा बह रही है तो हम कैसे छिड़काव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। विंड ब्रेक्स कैन हेल्प बट एक्सेसिवली स्नो बिल्ड अप। अब विंड ब्रेक्स तो हम लगाएंगे ही, लेकिन कितना, जब बहुत ही ज़्यादा हवा ही चलेगी तो कितना विंड ब्रेक्स रोक पाएगा। इंक्रीज शेडिंग एंड स्लोवर ड्राइंग इन द आर्चर्ड रिजल्टिंग। क्या होगा, धीरे धीरे हमारा आर्चर्ड सूखने लगेगा अगर तेज हवा की तरफ हम लगाएंगे, और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, वो गिरने लगेगा। इन एन इंक्रीज इन फ्रूट एंड लीफ डिजीज। और उसमें लीफ में डिजीज लग जाएगा, फ्रूट में डिजीज लग जाएगा और धीरे धीरे हमारा आर्चर्ड समाप्त होने लगेगा। टोपोग्राफी में क्या ध्यान देने वाली बात है। फ्रूट प्लांट कैन ग्रोन प्रॉफिटेबली ऑन लेस एक्सपेंसिव स्टीप लैंड विच इज नॉट एडाप्टेड टू अदर एक्सटेंसिव एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। अगर बहुत ही ज़्यादा ढाल होगा तो वहाँ पर अदर हम क्रॉप्स नहीं उगा पाएंगे। हाउएवर एन ऑर्चर्ड ऑन स्टीप लैंड विल रिक्वायर मोर लेबर टू प्रोड्यूस ए क्रॉप। जब स्टीप एकदम एकाएक ढाल होगा तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लेबर की आवश्यकता होगी हमें क्रॉप को ग्रो करने के लिए। आल्सो द प्रॉब्लम ऑफ कंट्रोलिंग सॉयल इरोजन। सॉयल इरोजन को तो कंट्रोल करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, मे बी मच मोर डिफिकल्ट। विद द इंक्रीज इन कास्ट ऑफ लेबर का कास्ट बढ़ेगा। द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन आल्सो इंक्रीज। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन अल्टीमेटली बढ़ जाएगा। हेंस मोर लेवल ऑफ सॉयल लेसर विल बी द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब हमारी सॉयल एकदम लेवल होगी तो वहाँ पर हमारा कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा। अब आइए जानते हैं हेज एंड फेंसेज, मतलब जो बाउंड्री की तरफ हम पौधे लगाते हैं उनके बारे में आइए जानते हैं। इनको क्यों लगाया जाता है, इनके क्या फायदे हैं। टू प्रोटेक्ट द ऑर्चर्ड अगेंस्ट कैटिल से बचाने के लिए, वाइल्ड एनिमल्स को बचाने के लिए, मतलब जो जंगली जानवर हैं उनसे बचाने के लिए, मंकी से बचाने के लिए, और ट्रेस पैजर से बचाने के लिए। एडवाइजेबल टू रेज एन इफेक्टिव हेज। तो हम क्या वहाँ पर उगाते हैं, हेज को उगाते हैं। आर ए फेंस अराउंड द ऑर्चर्ड, या तो एक फेंसिंग कर देते हैं चारों तरफ, ऑर्चर्ड के चारों तरफ। प्रेफरेबली बिफोर प्लांटिंग द फ्रूट ट्रीज, मतलब फ्रूट ट्रीज को लगाने से पूर्व कैटिल से बचाने के लिए, जंगली जानवरों से बचाने के लिए और मंकी से बचाने के लिए हम उसके ऑर्चर्ड के चारों तरफ एक फेंसिंग लगा देंगे, या तो फेंसिंग लगा देंगे या हेज लगा देंगे। हेज क्या होता है, प्लांटिंग ऑफ प्लांट इन द बाउंड्री ऑफ ऑर्चर्ड इज नोन एज हेज। यानी जब पौधे को एज ए फेंसिंग के लिए उगाया जाए ऑर्चर्ड के चारों तरफ तो उसको हेज कहते हैं। हेज आपका दो प्रकार का होता है। पहला हमारा है टेम्पोररी फेंसेज और दूसरा होता है परमानेंट। टेम्पोररी में जैसे आपका कोई भी
पौधा वगैरह लगा दिए, और परमानेंट में हम बाउंड्री ही बनवा दिए पूरा अच्छे से। मिड आर बुश एंड थॉर्न्स, ये या तो बुश से बनेगा या थॉर्न से बनेगा। नॉट सेटिस्फैक्ट्री, दे नीड कांस्टेंट रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट, इसको हमेशा रिपेयर करने की आवश्यकता पड़ती है। मड वॉल्स अराउंड द ऑर्चर्ड आर आल्सो क्विट इफेक्टिव अगेंस्ट कैटिल एंड ट्रीज स्पीयर, बट हैवी रेन्स मे ग्रेटली रिड्यूस देयर लाइफ। मड वॉल मतलब मिट्टी की दीवार आर्चर्ड के चारों तरफ कुछ हद तक इफेक्टिव होती है, लेकिन जब बारिश होती है तो धीरे धीरे वो वहाँ की मिट्टी गिरने लगती है, जिससे वो खराब हो जाता है। ए स्ट्रांग ओवन वायर फेंसेज विथ 2 or 3 layers barbed wire at the top is used to protect an orchard। और क्या किया जाता है, आप ऐसे पोल लगा दिए और पोल के चारों तरफ वायर बांध दिए, बारबेड वायर, ये भी काफ़ी हद तक ठीक होता है। सच फेंसेज आर वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट वाइल्ड एनिमल एंड ट्रीज पासेस, ये कुछ हद तक आपके जंगली जानवरों के लिए सुविधा जंगली जानवरों से बचाने के लिए होता है। देयर लाइफ इज क्विट लॉन्ग एंड दे डू नॉट नीड लार्ज रिपेयर और रिप्लेसमेंट। इनकी लाइफ थोड़ी सी लंबी होती है और इनको बार बार रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होती। देयर इनिशियल कास्ट इज वेरी हाई, लेकिन इनका इनिशियल कास्ट थोड़ा सा हाई होता है। अब आइए बात करते हैं हेज। हेज आर लेस एक्सपेंसिव एंड मोस्ट इफेक्टिव प्रोवाइड प्रॉपरली ट्रिम्ड एंड मेंटेन्ड। हेज क्या है, एक बहुत ही सस्ता और इफेक्टिव भी है, प्रभावकारी भी है। जब उसको बराबर आप काटते रहें, ट्रिमिंग करते रहें, तो ये काफ़ी इफेक्टिव होता है। नॉट ओनली प्रोवाइड ब्यूटी टू द ऑर्चर्ड बट आल्सो प्रोटेक्ट इट अगेंस्ट वाइल्ड एनिमल्स। केवल ये ऑर्चर्ड की ब्यूटी ही नहीं बढ़ाता, सुंदरता ही नहीं बढ़ाता, बल्कि ये जंगली जानवरों से भी हमारे ऑर्चर्ड को बचाता है। ओनली स्ट्रांग एंड थॉर्नी हेज डिजायरेबल, यहाँ पर केवल मजबूत और आपके थॉर्नी जिनमें कांटे पाए जाते हैं वही अच्छे होते हैं। Those which are not strong or thorny do not afford adequate protection and should not therefore be preferred। जिनमें कि कांटे नहीं हो और वो स्ट्रांग ना हो, ऐसे हेज लगाने का कोई मतलब नहीं है, चूंकि वो आपके वाइल्ड एनिमल से बचाता ही नहीं है। द बेस्ट प्रोटेक्शन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वायर फेंस एंड ए हेज। सबसे अच्छा जो कॉम्बिनेशन माना जाता है फेंसिंग के लिए, उसमें आप वायर भी लगाएं और हेज भी लगाएं। फेंस टूवर्ड द आउटसाइड। इन केस ओनली ए हेज इज यूज्ड, जब हम केवल हेज यूज करते हैं, गैप्स आर लाइकली टू अकर ड्यू टू डेथ आर डिस्ट्रक्शन ऑफ सम हेजेज। अब मान लीजिए हम केवल हेज ही लगाए हैं बाउंड्री के लिए, तो पता लगा कुछ पौधे अगर सूख गए तो वहां पर तो खाली जगह हो जाएगी ना, तो वहां पर खाली जगह हो जाएगी तो वहां से हमारे वाइल्ड एनिमल जा सकते हैं। अब यूजफुल हेजेज देखते हैं, कौन कौन से हमारे यूजफुल हेज हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फेंस प्लांट, मतलब जो फेंसिंग प्लांट होते हैं उनके क्या गुण होते हैं, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहला, उसमें ड्राउट रेजिस्टेंट होना चाहिए, वो सूखे को सहन कर सके। इजी टू रेज फ्रॉम सीड से वो अच्छे से ग्रो किया जा सके, रेज किया जा सके। क्विक ग्रोइंग, जल्दी से ग्रो करने वाला हो। शुड हैव डेंस फोलिएज, उसमें जो फोलिएज बने, जो भी उसकी पत्तियां हो वो बहुत ही डेंस हो, घनी हो। शुड स्टैंड सीवियर प्रूनिंग, शुड बी प्रिफरेबली थॉर्नी, ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि वो उसमें कांटे हों, जैसे आपका कैरिसा कैरेंडस वगैरह हो गया। अब जानते हैं कि कौन कौन से हमारे इम्पॉर्टेंट हेज हैं जो कि फेंस के लिए यूज किए जाते हैं। पहला हमारा है इग्ना डुल्चिस,
नेक्स्ट है पार्किंसोनिया एकुलेटा। अगला है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। अगला है कैरिसा कैरेंडस, कैसूरिना इक्विस्टिफोलिया। जिजिपस स्पीसीज में जिजिपस जुजुबा, जिस्पस मॉरिसियाना, जिस्पस न्यूमिलेरिया, ड्यूरेंटा प्लूमेरी। कैक्टस एंड सम अगावे स्पीसीज, सस्बेनिया इजिप्टियाका, अकेसिया मोडेस्टा, अकेसिया लॉन्गिफोलिया, अकेसिया लैट्रोनम, अकेसिया पेन्नाटा, अकेसिया कौनसी नाओ, अकेसिया टोर्टुओसा, अकेसिया अरेबिका, अकेसिया फार्नेसियन। इसके बाद है कोम्मीफ्लोरा बेरी, आइपोमिया कार्निया, प्यूनिका ग्रेनेटम। कभी कभी हम प्यूनिका ग्रेनेटम किसका साइंटिफिक नेम है, पोमग्रेनेट का, उसका भी उपयोग कर लेते हैं। अगला हमारा है थिबेटिया नेरीफोलिया। अब आइए जानते हैं विंड ब्रेक्स के बारे में। अब तक तो हमने किसके बारे में जाना, फेंसेज के बारे में जाना, जिसमें हमने हेज के बारे में जाना। अब विंड ब्रेक्स। द विंड ब्रेक्स रो ऑफ टाल ट्री प्लांटेड क्लोज टुगेदर अराउंड द आर्चर्ड। विंड ब्रेक्स क्या होता है कि आर्चर्ड के चारों तरफ लंबे लंबे पौधे लगा दिए जाते हैं, जिनसे कि जो तेज हवा बहती है उससे हमारे बगीचे को बचाया जा सके। ऐसे पौधे ही हमारे विंड ब्रेक्स कहलाते हैं। रो ऑफ टाल ट्री मतलब लंबे पौधों का एक रो हो, प्लांटेड क्लोज टुगेदर अराउंड द आर्चर्ड। उनको कैसे प्लांट किया गया हो, क्लोजर एकदम नजदीक नजदीक, और आर्चर्ड के चारों तरफ लगाया गया हो, उन्हें ही विंड ब्रेक्स कहते हैं। टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द विंड, ये किसके कौन से डायरेक्शन में लगाएंगे, जिधर से हवा आती है उधर की तरफ हम इसको लगाते हैं। एट इंटरवल इन द आर्चर्ड इन ऑर्डर टू गिव इफेक्टिव प्रोटेक्शन टू द फ्रूट ट्रीज, ये किसको प्रोटेक्शन करता है, फ्रूट ट्रीज को। एंड द क्रॉप दैट कैन नॉट बियर अगेंस्ट स्ट्रांग विंड स्टॉर्म्स, ये हमें हमारे आर्चर्ड को बहुत ही तेज हवाओं के झोंकों से बचाता है। एक्सपोजर टू स्ट्रांग विंड्स detrimental results in considerable loss of fruit। स्ट्रांग विंड का क्या नुकसान होगा, उससे हमारा फ्रूट लॉस होगा। डिक्रीज यील्ड एंड ग्रेड एंड इंक्रीज डीके ऑफ फ्रूट्स, और हमारा क्या होगा, फ्रूट का यील्ड कम होगा, उसका ग्रेड कम हो जाएगा, और अल्टीमेटली इंक्रीज डीके ऑफ द फ्रूट, फ्रूट का डीके हो जाएगा, खराब हो जाएगा हमारा फ्रूट अगर तेज हवा चलेगी तो। ऑफन स्ट्रांग विंड स्टॉर्म कॉज द ब्रेकेज ऑफ लिम्स, अगर तेज हवा चलेगी तो उसके टहनियाँ टूट जाएंगी। विच डेविटलाइज द ट्री दस रिड्यूसिंग देयर कैपेसिटी टू सेट न्यू क्रॉप, जब उनकी टहनियाँ बार बार टूटती रहेंगी तो उनमें क्रॉप ग्रो करने की क्षमता कम हो जाएगी। एक्सपोजर द लिम्स एंड द फ्रूट्स सो सनबर्न एंड फ्रॉस्ट injuries। Hot winds also desiccated leaves without blowing them from the tree। एडवांटेज, इसका क्या क्या एडवांटेज होता है, वेरी इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द विंड वेलोसिटी, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है विंड की वेलोसिटी को रिड्यूस करने में, कम करने में। मिनिमाइजिंग द डैमेज ऑफ फ्रूट ट्री, फ्रूट ट्री को डैमेज होने से बचाता है। हैव ए मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑन एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, और तेज टेम्परेचर से भी फसलों को बचाता है, जो लू वगैरह चलता है उससे ये विंड ब्रेक्स हमें बचाता है। डिसएडवांटेज, अब इसके नुकसान क्या क्या हैं, ऑक्यूपाइड लैंड, भाई फालतू जगह छेकेगा जब लगाओगे तो। कास्ट शेडिंग,
और क्या करेगा, पत्तियां गिराएगा, तो वो ज़्यादा जगह घेर ही रहा है। इसके बाद इंटरफियर विद द आर्चर्ड ऑपरेशन। अब जब आप विंड ब्रेक्स लगाओगे तो जाहिर सी बात है उसमें इंटर कल्चर करने में, आर्चर्ड में इंटर कल्चर ऑपरेशन करने में आपको थोड़ी सी परेशानी होगी। देयर रूट्स कंप्लीट फॉर मॉइस्चर एंड compete फॉर मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट। आप जानते ही हैं कि पौधा है तो भैया उसको भी न्यूट्रिएंट चाहिए, तो वो हमारी मेन क्रॉप से क्या करेगा, कंपटीशन करेगा। एरियाज वेयर फ्रॉस्ट इज ऑफ कॉमन occurrences. In this area, freezing or frost damage use somewhat open type of windbreaks tree in these areas. Characteristics of windbreaks. अब आइए जानते हैं कि विंडब्रेक्स जो भी हम पौधा लगाएंगे उनके क्या क्या लक्षण होंगे, उनमें क्या क्या गुण होंगे, तभी हम उसको विंडब्रेक्स एज ए कंसीडर करेंगे, तभी हम उन पौधों को लगाएंगे। सबसे पहली बात तो फास्ट ग्रोइंग होना चाहिए, जल्दी से वो ग्रो हो जाए। इजली इस्टेब्लिशेबल, मतलब कहीं भी लगा दो वो अच्छे से इस्टेब्लिश कर जाए। एबल टू एक्लीमेटाइज टू द इन्वायरमेंट, उसमें इतनी क्षमता हो कि वो कहीं भी लगा दिया जाए तो जल्दी से ग्रो हो जाए। डेंस कैनोपी, उसकी जो भी कैनोपी हो, जो भी उसका फोलिएज हो, वो बहुत ही डेंस हो, घना हो, तभी तो वो हवा रोक पाएगा। अगला है शुड नॉट हार्बर पेस्ट एंड डिजीजेज, उस पर डिजीज और पेस्ट का बहुत ही कम इफेक्ट पड़े, नहीं तो भैया उसे ही हम बचाते रहेंगे, हमारा सारा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड उसी में खर्च हो जाएगा। फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस, उस पर ठंडी का प्रकोप न हो, मतलब जो पाला पड़ता है उससे वो रेजिस्टेंस हो, उसका कोई इफेक्ट ना पड़ता हो। ड्राउट रेजिस्टेंस, सूखे का भी प्रभाव न पड़े। कैन बी प्रोपोगेटेड बाई वेरियस मेथड, उसको कई मेथड से प्रोपोगेट किया जा सके। प्लांटिंग मटेरियल शुड बी इजिली अवेलेबल एंड चीप, जो भी उसका प्लांटिंग मटेरियल है वो इजिली अवेलेबल हो और वो सस्ता हो। मल्टीपर्पज यूजेज लाइक फ्यूल वुड फॉडर इट्सेट्रा, उसका मल्टीपर्पज यूज हो। मान लीजिए उससे हम मान लो फल तो नहीं प्राप्त कर पाए, लेकिन वो फ्यूल वुड हो, फॉडर वुड हो, या तो उससे फ्यूल बना लें, या तो उसे एज ए फॉडर हम कंज्यूम करा सकें जानवरों को, तो उससे कुछ ना कुछ बाई प्रोडक्ट भी मिलता रहे। विथ स्टैंड पीरियोडिकल प्रूनिंग, मतलब उसमें अगर प्रूनिंग हम ना भी कर पाएँ तब पर भी वो उसमें कोई दिक्कत ना हो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंडब्रेक्स, हाइट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन थिकनेस बट, आप जानते हैं कि उसमें हाइट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तभी ना वो हवा को रोक पाएगा। ए ट्री विथ डेंस हेड इज मोर इफेक्टिव देन वन ऑफ द सेम हाइट विथ फ्यू ब्रांचेज। अब भैया हाइट भी उसमें इम्पॉर्टेंट है, उसमें डेंसिंग भी इम्पॉर्टेंट है। मैक्सिमम इफेक्टिवनेस अबाउट 4 times ऑफ इट्स हाइट बट ओवर ट्वाइस दैन डिस्टेंस, जो उसका फोलिएज हो अबाउट 4 times ऑफ हाइट, जो उसका फोलिएज हो वो उसकी हाइट का 4 टाइम हो, बट ओवर ट्वाइस दैन डिस्टेंस। शुड बी प्लांटेड एट इंटरवल इन आर्चर्ड एज वेल एज along द विंडवार्ड साइड। अब हम इसको कहाँ प्लांट करेंगे, एकदम जिस तरफ से हवा चलती हो उधर से ही लगाएंगे। फॉर हाई वेलोसिटी विंड ब्रेक्स आफ्टर 90 मीटर, मोस्ट इफेक्टिव विंड ब्रेक्स डबल रो ऑफ टॉल ट्री अल्टरनेटिवली प्लेस्ड, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो विंड ब्रेक्स होता है वो डबल रो वाला अच्छा माना जाता है। टॉल ट्री अल्टरनेटिवली प्लेस्ड, मतलब जो आपके लंबे ट्री होते हैं उनको एक के बाद एक छोड़ के फिर दूसरा लगाओ, फिर दूसरा लगाओ, ऐसे लगाते हैं। इन एरियाज वेयर हॉट विंड्स ब्लो, जहाँ पर गर्म हवाएं चलती हैं, विंड ब्रेक्स शुड बी ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ द आर्चर्ड। विंड ब्रेक्स किधर की तरफ आप लगाओगे, वेस्टर्न की तरफ, वेस्ट की तरफ। शुड बी प्लांटेड एट द सेम टाइम और प्रेफरेबली ए couple of years before the orchard is planted।
स्पेसिंग कितनी रखेंगे? कीप मच स्पेस बिटवीन द विंड ब्रेक्स एंड द फर्स्ट रो ऑफ द फ्रूट ट्रीज टू प्रिवेंट competition between trees. A trench may be dug about 90 सेंटीमीटर हम खोदेंगे डीप एट ए डिस्टेंस ऑफ नॉट मोर देन 3 मीटर। 3 मीटर से ज़्यादा इसकी डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए फ्रॉम द विंड ब्रेक्स। All the roots coming into this trench pruned off. This trench is filled in after the root pruning. This process is repeated after every 3 to 4 years. मतलब हर 3 से 4 साल बाद इसको दोहराते रहेंगे इस प्रक्रिया को। Planting distance. If a single row of tree of one variety 1.5 मीटर to 2 मीटर apart. अगर हम किसी सिंगल रो को लगा रहे हैं तो उसकी दूरी 1.5 से 2 मीटर होनी चाहिए। If a tall growing types interplanted with a shorter but dense type. मतलब अगर लंबे लंबे पौधे उगा रहे हैं तो बीच में एक छोटा पौधा भी लगाएंगे। Planted at alternate trees. In case डबल रो ट्रीज, जब हम डबल रो लगाएंगे, डिस्टेंस बिटवीन रो इज केप्ट फ्रॉम 1.5 to 2 मीटर्स। तो रो से रो की दूरी 1.5 से 2 मीटर होगी। विद द ट्री इन द फर्स्ट रो अपोजिट टू द स्पेस इन द सेकेंड रो। इम्पॉर्टेंट विंड ब्रेक्स ट्रीज। अब कुछ हम इम्पॉर्टेंट विंड ब्रेक्स ट्रीज के बारे में देखेंगे। सबसे पहला हमारा है शीशम, डलबेरिया शिशु। सेकंड नंबर है मलबेरी आर सहतूत, मोरस स्पेसीज। मैंगो, मेंजीफेरा इंडिका। जामुन, सीजियम क्यूमिनी। जामुन वाइड, सीजियम फ्रूटिकोसम। अगला है जुजबी, जिजपस जुजबा, जुजबी इंडियन, जिजपस मॉरिसियाना। यूकेलिप्टस बहुत ही ज़्यादा उगाया जाता है लेकिन ये पानी बहुत ज़्यादा खींचता है। यूकेलिप्टस ग्लोबोलस। अगला है कैरम्बोला। फिर है बबूल, नीम, बम्बू, बांस भी लगा सकते हैं। रेड सैंडल्स, कैजुरेनिया, कैश्यू नट, सिल्वर ओक। थैंक यू। प्रिय मित्रों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और सपोर्ट जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।